Hi everyone, I am Khushbu and welcome to my channel, The Economics Bay. In this channel, we will provide a lots of content of economics which will be fruitful for class 11th, 12th, BA, BCom, MA and net economics as well as other competitive exams. Now I am going to discuss a topic of microeconomics which name is asymmetric information. तो asymmetric information क्या होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे एंड उसके implication parts को like adverse selection and moral hazard. asymmetric information क्या होता है? asymmetric information का मतलब होता है lack of information और incomplete information. ये जो asymmetric information होता है वो अराइज कैसे होता है? तो जब भी जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांजैक्शंस के बारे में सेम नॉलेज ना हो करके जब भी डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज होती है तो उसकी वजह से एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अराइज होता है. जैसे कोई सेलर्स है या सप्लायर्स है उसे तो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है जबकि बायर्स को उतनी नहीं होती है या बहुत कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है. तो इन सब का रिज़ल्ट क्या होता है कि जो सेलर होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बायर्स को एक्सप्लॉइट करे. एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट होता है चाहे वो इंश्योरेंस मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो या फिर ऑटोमोबाइल्स मार्केट हो. ऑटोमोबाइल्स मार्केट के केस में क्या होता है कि वहाँ पर जो बेड कार्स होते हैं जो या फिर जो यूज्ड कार्स हैं वो भी सोल्ड किए जाते हैं और ब्रांड न्यू कार्स भी सोल्ड किए जाते हैं. तो बेड कार्स या फिर जो सेकंड हैंड कार्स होते हैं उनके केस में क्या होता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अराइज होता है बिकॉज जो सेलर्स होता है उसे तो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है. उसको पता होता है कि उसकी जो सेकेंड हैंड कार है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसके इंजन कैसे हैं या फिर उस कार के अदर फीचर्स कैसे हैं. जबकि जो बायर्स होता है वो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है और या कहें तो उसके पास लेस इन्फॉर्मेशन होती है इस वजह से वो उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अराइज होता है. 1970s में जॉर्ज इकरलफ जिन्होंने लेमन्स व्हीकल मार्केट के प्रॉब्लम्स पे फोकस किया था और इनकी जो पेपर थी मार्केट फॉर लेमन्स जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी. यही एक ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इस न्यू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था और इसके लिए इन्हें 2001 में नोबेल प्राइज़ से अवार्ड भी किया था. एक्चुअल में जो ऑथर है वो क्या कहना चाहता है कि जैसे अभी मैंने सेकेंड हैंड कार्स का एग्जाम्पल लिया था अपर स्लाइड में या फिर जो बेड कार्स है वो एक्चुअल में है क्या. तो जॉर्ज इकरलफ जिन्होंने लेमन्स मार्केट के प्रॉब्लम पे फोकस किया था तो एक्चुअल में जो लेमन्स मार्केट था वो क्या था. तो जो सेकेंड हैंड कार्स थे या जो बेड कार्स थे उसे ही इन्होंने लेमन्स मार्केट का नाम दिया और उनका कहना था कि जो भी बेड कार्स होते हैं वो ऑटोमेटिक गुड कार्स को मार्केट से ड्राइव आउट कर देते हैं और इसका रीज़न होता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिकॉज़ सेलर को पता है कि उसके कार्स की फ़ीचर कैसी है, जो भी सेकेंड हैंड कार्स है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है और इसके बेसिस पे और बायर्स को तो उतनी नॉलेज होती नहीं है जिसकी वजह से जो सेकेंड हैंड कार्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में सोल्ड होते हैं जबकि जो गुड कार्स होते हैं वो उतने सोल्ड नहीं हो पाते हैं और वो ऑटोमेटिक ही मार्केट से ड्राइव आउट
हो जाते हैं। ऑलराइट, सो ये एक्चुअल में जो ये मॉडल है वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, वो यही एक्सप्लेन करना चाहता है कि अगर क्या होती मार्केट में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती तो सेकेंड हैंड व्हीकल एग्जिस्ट ही नहीं होते। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के वजह से ही हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे इसके इम्प्लीकेशन पार्ट्स की, लाइक मॉरल हज़ार्ड एंड एडवर्ड सिलेक्शन। तो मैं बता दूं कि चाहे वो मॉरल हज़ार्ड हो या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो, दोनों ही मॉरल हज़ार्ड हो या एडवर्ड सिलेक्शन हो, दोनों ही एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से अकर होते हैं और इन दोनों की वजह से ही मार्केट्स भी फेल हो जाते हैं। ओके, सो जानते हैं कि दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। तो अगर मैं बात करूँ मोरल हज़ार्ड की, तो जो मोरल हज़ार्ड होता है इसमें जो प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम ऑब्ज़र्व की जाती है वो हिडन एक्शन की प्रॉब्लम होती है, जबकि जो एडवर्ड सिलेक्शन होता है इसमें जो प्रॉब्लम ऑब्ज़र्व किया जाता है वो हिडन इंफॉर्मेशन के प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व किया जाता है। अगर मैं बात करूँ मोरल हज़ार्ड की, तो ये अकर होता है किसी प्रोडक्ट को बाय करने के बाद, जबकि जो एडवर्ड सिलेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो कब अकर होती है, वो अकर होती है किसी प्रोडक्ट को बाय करने के पहले। तो जैसा कि मैंने मॉरल हज़ार्ड में बताया है, हिडन एक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें दो पार्टी होते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी होती है और दूसरी पॉलिसी होल्डर होती है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसे तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि जो पॉलिसी होल्डर होता है उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है अपनी हेल्थ ऑफ स्टेट के बारे में। तो सपोज़ अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ इस तरह से एक्शंस करता है या कुछ इस तरह से बिहेव करता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसके इस बिहेवियर को या उसके इस एक्शंस को ऑब्ज़र्व करने में इनकैपेबल होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मार्केट्स फेल होते हैं, इसकी वजह से मॉरल हज़ार्ड अकर होता है। ओके, सो जो एडवर्ड सिलेक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम हिडन इन्फॉर्मेशन की होती है कि किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के पास तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि जो अदर पार्टी होती है उसके पास कम होती है। तो इसे अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एडवर्ड सिलेक्शन की। तो एडवर्ड सिलेक्शन के केस में, जैसा कि अभी मैंने लेमन्स मार्केट का एग्जांपल दिया कि जो जितने भी सेकेंड हैंड कार्स के मार्केट होते हैं या जो डिफेक्टिव कार्स या यूज्ड कार्स हैं, जिसे जॉर्ज इकरलोफ ने लेमन्स मार्केट का नाम दिया। तो इस केस में भी यही था कि जो सेलर है उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, जबकि बायर्स के पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी उतनी। तो इस केस में क्या था, एडवर्स सिलेक्शन अराइज था और मार्केट फेल था। मार्केट फेल क्यों था, क्योंकि जितने भी बेड कार्स थे वो क्या हो उस जितने भी बेड कार्स थे वो तो लार्ज अमाउंट में सोल्ड हो गए, और जो गुड कार्स थे वो अपने आप ही मार्केट से ड्राइव आउट हो गए थे। और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो इंश्योरेंस मार्केट को लेकर के भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे इंश्योरेंस मार्केट के केस में क्या होता है कि दो पार्टी है, एक पॉलिसी होल्डर है और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है। तो इस केस में क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर होती है, सपोज़ उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है और उस पॉलिसी होल्डर को अपनी स्टेट ऑफ हेल्थ के बारे में जितना ज़्यादा पता होगा या जितनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, उतनी नॉलेज या उतनी इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को नहीं होगी। भले ही वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितनी ही उस पॉलिसी होल्डर की मेडिकल टेस्टिंग करा ले, बट एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है
वो पॉलिसी होल्डर से ज़्यादा किसी को भी नहीं पता हो सकती है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में भी मार्केट्स फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो तो एवरेज प्रीमियम चार्ज करती है, चाहे वो लो रिस्क वाला पॉलिसी होल्डर हो या हाई रिस्क वाला पॉलिसी होल्डर हो। हाई रिस्क और लो रिस्क वाले पॉलिसी होल्डर में क्या डिफरेंस है? जो हाई रिस्क वाला पॉलिसी होल्डर होता है वो एक्चुअल में अनहेल्दी इंडिविजुअल होता है। एक्चुअल में वो क्या होती है, एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम होती है या बहुत ही सीवियर डिसीज़ होती है। और जो लो रिस्क वाला इंडिविजुअल है, एक्चुअल में देखा जाए तो वो हेल्दी इंडिविजुअल होता है, बट वो भी कराता है बिकॉज इन द फ्यूचर या फ्यूचर प्रोडक्शन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो जो हाई रिस्क वाला इंडिविजुअल होता है उसे क्या लगता है, वो काफ़ी इनकरेज होता है इंश्योरेंस लेने के मामले में। क्यों इनकरेज होता है? क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो उसे बहुत सीवियर डिसीज़ है या उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, और उसे बेसिकली जो प्रीमियम्स होते हैं वो उसे बहुत ही कम लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे प्रॉब्लम की वजह से जितने लॉसेस होंगे उसके कंपैरिजन में तो मैं कम प्रीमियम दे रहा हूँ या दे रही हूँ। जबकि जो लो रिस्क वाला इंडिविजुअल होता है या जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसे प्रीमियम ज़्यादा लगता है। उसे प्रीमियम ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि उसे तो लगता है कि मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, और इंश्योरेंस कंपनी जितनी उसे लॉसेस नहीं होगी उससे ज़्यादा तो उसे लग रहा है कि मेरे को प्रीमियम ही देना पड़ेगा। तो अब होता क्या है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो है नहीं। तो अब क्या होगा यहाँ पर, कि जो हाई रिस्क वाला इंडिविजुअल होगा वो ऑटोमेटिक लो रिस्क वाले इंडिविजुअल को मार्केट से ड्राइव आउट कर देगा, क्योंकि जो लो रिस्क इंडिविजुअल है या जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो एक्चुअल में क्या होगा, बिकॉज उसे प्रीमियम बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व होने लगेगा और वो ऑटोमेटिक जो है इंश्योरेंस कराना कम कर देगा, और ऑटोमेटिक ही हुआ क्या कि हाई रिस्क वाले इंडिविजुअल ने लो रिस्क वाले इंडिविजुअल को मार्केट से ड्राइव आउट कर दिया। और इस केस में अब ओवरऑल होगा क्या, कि जो इंश्योरेंस कंपनी होएगी अब वो क्या करेगी कि अब वो प्रीमियम चार्जेस बढ़ा देगी, क्योंकि अब जो पॉलिसी होल्डर्स हैं अब वो काफ़ी कम हो गए हैं, तो जिसकी वजह से उसे चार्जेस बढ़ाने पड़ेंगे। और ओवरऑल अब क्या होगा, कि जो हाई रिस्क वाला इंडिविजुअल है अब वो भी इंश्योरेंस लेना कम कर देगा, क्योंकि अब उसे फील होगा कि मेरी जितनी लॉसेस को इंश्योरेंस कंपनी बेयर नहीं करेगी उससे ज़्यादा तो मैं प्रीमियम ही दूंगा। तो इस वजह से जो हाई रिस्क वाला इंडिविजुअल है वो भी अब इंश्योरेंस कराना कम कर देगा, और इसकी वजह से भी मार्केट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो हमने बात की थी तो हमने बात की थी लेमन्स मार्केट की प्रॉब्लम को और इंश्योरेंस मार्केट की प्रॉब्लम को। तो दोनों ही तरह के मार्केट में हमने क्या देखा, लेमन्स मार्केट में भी जो बैड कार्स थे उसने गुड कार्स को मार्केट से ड्राइव आउट कर दिया, और यहाँ पर इंश्योरेंस मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर भी जो हाई रिस्क वाले इंडिविजुअल हैं इसने लो रिस्क वाले इंडिविजुअल को मार्केट से ड्राइव आउट कर दिया, और दोनों ही तरह के प्रॉब्लम से क्या हुआ, मार्केट फेल हुई। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ, जो कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इस केस में इंश्योरेंस कंपनी के पास थी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जबकि जो पॉलिसी होल्डर्स थे उनके पास ज़्यादा थी। ओके, तो अब हम बात करेंगे मोरल हज़ार्ड की। तो मोरल हज़ार्ड के केस में मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर अर्लियर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ भी हिडन एक्शन वाली प्रॉब्लम देखी जाती है। तो जैसे कोई पॉलिसी होल्डर है जिसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, अब क्या होगा
कि उसने तो ले रखी है, अब उसके बाद वो कुछ इस तरह से एक्शंस करेगा या कुछ इस तरह से बिहेव करेगा जिसकी वजह से सारे लॉसेस जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे किस पे, इंश्योरेंस कंपनी पे। और इंश्योरेंस कंपनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएगी। जैसे कोई स्मोकर है, वो क्या था, जब उसने इंश्योरेंस नहीं ले रखी थी तो वो उतना ज़्यादा केयरलेस नहीं था। बट अब क्या होगा कि जब एक बारी वो इंश्योरेंस ले लेगा उसके बाद वो केयरलेस हो जाएगा, क्योंकि वो एक तो स्मोकर है, अपनी स्मोकिंग की टेंडेंसी को तो छोड़ नहीं सकता है। और दूसरी बात, अब उसे ये रिस्क नहीं रहेगा कि जो भी लॉसेस होंगे अब वो खुद थोड़ी ना बेयर करेगा, क्योंकि बेयर करने के लिए तो अब तो इंश्योरेंस कंपनी है ही। तो कहने का मतलब ये है कि एक बारी जब वो प्रोडक्ट को बाय कर लेता है तो उसके बाद उसके बिहेवियर में जो चेंज होता है या उसकी एक्शंस में वो जो चेंज करता है उसका उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती है इंश्योरेंस कंपनी। और इस तरह से क्या होता है, मोरल हज़ार्ड अकर होता है एंड मार्केट्स क्या होते हैं, फेल होते हैं। जैसे कोई फर्म है जिसने फायर इंश्योरेंस ले रखी है और वो अग्निशमन यंत्र को लगाना ना लगाए, काफ़ी केयरलेस हो जाए, या फिर जिसने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ले रखी है वो अपने कार को इंश्योरेंस लेने के बाद काफ़ी केयरलेस हो जाए और वो लॉक करना वगैरह भूल जाए या बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाए, क्योंकि अब उसे टेंशन अब उसकी ख़त्म हो गई है। उसे लगता है कि अब अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इंश्योरेंस कंपनी तो है ही बॉन्ड करने के लिए, सारे लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि लोगों के एक्शंस में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं जब एक बारी वो इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो उसकी वजह से मोरल हज़ार्ड अकर होता है और मार्केट्स बेसिकली क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि चाहे वो एडवर्स सिलेक्शन हो या मोरल हज़ार्ड हो, दोनों से ही मार्केट्स क्या होते थे, फेल हो रहे थे। और ये दोनों ही सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम की वजह से अराइज हुआ, वो था हमारा asymmetric information. Okay, thank you guys. Keep on watching and keep on learning.